Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमडी कैट के लिहाज से भी, जिसका टाइटल है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले दो पॉइंट तो अपने जहन में रखने हैं कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटरी से क्या मुराद है कि इसकी वजह से इंफॉर्मेशन वालिदैन से बच्चों में आती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। और दूसरा ये है कि सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको डीएनए ही कंट्रोल करता है। तो ये दो पॉइंट है जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस चीज़ को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या है, इसको हम लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस भी किया था जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या था उसको डिस्कस किया था। उसके बाद आज हमने जो डीएनए से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है वो साइंटिस्ट डिफरेंट जिनका जिन्होंने रोल प्ले किया है डीएनए को डिस्कवर करने में, डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में। तो उनमें से पहला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है अरविंद चरगॉफ। 1951 के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डीएनए की कंपोजिशन की बात करें तो 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है पी.ए. लेविन। इसने डीएनए की कंपोजिशन बता दी थी 1920 के अंदर। यानी इसने कहा था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, या आप कह सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप है, या आप कह सकते हैं पेंटोज शुगर है, इसने डीएनए की कंपोजिशन बता दी थी। तो अरविंद चरगॉफ, ये सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर की बुक में ये बात मेंशन नहीं की गई। अरविंद चरगॉफ ने 1951 के अंदर कुछ डीएनए से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया। उस डाटे ने जो शो किया है, इसने बेसिकली जो रेशोज हैं डीएनए के मालिक्यूल के अंदर एडेनिन और थायमिन की, ग्वानिन और साइटोसिन की, उसको स्टडी किया। तो जब इसने डाटा इकट्ठा किया उन रेशोज का, तो उसको नज़र आया कि डीएनए के मालिक्यूल में जो एडेनिन है वो थायमिन के बराबर है, ग्वानिन है वो साइटोसिन के बराबर है। तो प्रोवाइडेड द डाटा अबाउट रेशो ऑफ डिफरेंट बेसिस इन मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंट बेसिस हैं उनका डाटा इकट्ठा किया। दिस डाटा सजेस्टेड, इस डाटे ने सजेस्ट किया, लोगों के सामने पहली दफ़ा लेके आया ये कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर है। यानी एट जीसी वाला फार्मूला, एट गवर्नमेंट कॉलेज वाला फार्मूला फॉलो होता है कि ए हमेशा थायमिन के बराबर होगी, जी हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी। उसके बाद दो साइंटिस्ट रोज़लिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन, तो इन्होंने सबसे पहले एक्सरेज की टेक्निक के ज़रिए से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्टडी किया और लोगों को बताया कि जो डीएनए का मालिक्यूल है वो इस तरह नज़र आता है, डीएनए का जो मालिक्यूल है वो इस तरह नज़र आता है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने बाकायदा उस शेप को भी मेंशन किया, डीएनए के मालिक्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्ट्रैंड्स कितने हैं। तो ये सारी जो डिटेल बताई है डीएनए के मालिक्यूल से रिगार्डिंग, वो वाटसन एंड क्रिक ने बताई। इस वजह से इसको हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। उसके अंदर 2 चेन्स हैं, जैसे 1, 2, ये 2 चेन्स हैं। उसके बाद दूसरी बात उसने ये कही कि ये दोनों चेन्स सीधी नहीं है जैसे मैंने ड्रा की है, बल्कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर शो करती हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर का वर्ड हमने प्रोटीन्स में भी डिस्कस किया था। कोई भी इस तरह बल खाया हुआ स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन ये सिंगल चेन है। डीएनए के मॉलिक्यूल में हमेशा इस तरह डबल चेन होती है, इस तरह डबल चेन होती है। तो इस वजह से इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो 2 स्ट्रैंड आर कॉइल्ड टू फॉर्म डबल हेलिक्स, तो ये डबल हेलिक्स शो करती हैं। उसके बाद कॉइलिंग इज अपोजिट, ये जो कॉइलिंग है हमेशा अपोजिट होती है, यानी एंटी पैरेलल। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेट करके समझाता हूँ, इसको आपको
हमने एक बात लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो डीएनए का एंड होता है, एक 3 एंड होता है, एक 5 एंड होता है। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि 3 एंड से क्या मुराद है, यहाँ जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, और इधर आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट फ्री। तो जब हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो जो 5 एंड है इसके सामने 3 एंड आ जाएगा, और जो 3 एंड है इसके सामने 5 एंड आ जाएगा। आप ये समझें कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड में सेम होती हैं, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मॉलिक्यूल ATCG, ये अगर 3 to 5 है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स 3 to 5 इस तरह होगा, सॉरी 1 minute only. तो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी आप अगर हज़ारों न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ड्रा किया है, तो इसमें आपको सेम तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसको सेम हम ड्रा कर सकते हैं। कैसे सेम ड्रा करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ए लगा दें, यहाँ ए लगा दें, यहाँ टी लगा दें, यहाँ टी लगा दें, अब यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आप इसको इधर से चलाएं, आप इसको इधर से चलाएं, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा, ये एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसी तरह ये अगर आप इसको इस तरह रीड करना शुरू करें और इसको इधर से रीड करना शुरू करें तो ये एग्जैक्टली सेम। यहाँ तो चूंकि बिल्कुल थोड़ी सी हमने न्यूक्लियोटाइड ड्रा किए, ये मैंने आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाया है कि ए टी उधर से शुरू करें, ए टी, तो ये इसी तरह एग्जैक्टली सेम होता है। तो बहरहाल आप लोगों ने जहन में रखना है ये जो कॉइलिंग है वो हमेशा अपोजिट होती है। अपोजिट से क्या मुराद है, एक दूसरे के लिहाज से एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का फ़ायदा ये है कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो इस अंदाज में आमने सामने आती हैं कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और जब भी हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड ड्रा करते हैं, हमेशा डबल स्ट्रैंड्स की जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो पेयर बनाते हैं, और फार्मूला के @GC, यानी ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, सी के सामने जी होगा, टी के सामने ए। जैसे यहाँ ए है तो इसके सामने टी आएगा, यहाँ अगर टी है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ आप कह सकते हैं टी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ टी आएगा। तो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज @GC वाला फार्मूला। और दोनों स्टैंड अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों स्टैंड बिल्कुल अलग-अलग हैं। इन दोनों स्टैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये बिटवीन द बेसिस मौजूद होते हैं कि एक स्टैंड की जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो दूसरे स्टैंड की नाइट्रोजीनियस बेस के साथ पेयरिंग कर रही होती है। और रूल ये है कि ए और टी में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और जी और सी में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी इसमें डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड। अब इसमें ए और टी में डबल बॉन्ड क्यों होता है और जी और सी में डबल बॉन्ड क्यों होता है, और ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस में दो किस्म के ग्रुप्स के दरमियान, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, इनकी है हाइड्रोजन के दरमियान, या आप कह सकते हैं CH और NH के दरमियान, ये डबल बॉन्डिंग हुई। तो अगर आप, जैसे आपको डायग्राम यहाँ नज़र आ रही होगी, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो A और T के दरमियान सिर्फ दो जगह ये पॉसिबिलिटी है,
और जो जी और सी के दरमियान ये 3 जगह पॉसिबिलिटी है, इस वजह से 3 बॉन्ड जी और सी के दरमियान बनते हैं और 2 बॉन्ड ए और टी के दरमियान बनते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए टी में 2 क्यों है और जी सी में 3 क्यों है, क्योंकि बॉन्ड हमेशा बनना होता है कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरे नाइट्रोजीनियस बेस के अमाइनो ग्रुप के दरमियान, या सी एच और दूसरे ग्रुप के यहाँ नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन के दरमियान। तो इस वजह से जो डबल बॉन्ड है ये ए और टी के दरमियान होगा और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जी और सी के दरमियान होगा। और जिस तरह हम बात करते हैं क्वाइलिंग की, तो क्वाइलिंग में यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये 1 टर्न कहलाता है, इस तरह ये 1 टर्न कहलाता है। तो एक स्टैंड के 1 टर्न यहाँ, दूसरे स्टैंड का दूसरा टर्न यहाँ। तो इस 1 टर्न के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो 10 है, यानी ए टी इस तरह करते करते हमारे पास 10 बेस पेयर इस 1 टर्न के अंदर, यानी 20 बेसिस इस 1 टर्न के अंदर। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 34 ऑंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर। अब ऑंगस्ट्रम भी बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ है जो 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का ये 10 करोड़वां हिस्सा बनेगा। 100 मिलियंथ ऑफ ए सेंटीमीटर ये 1 ऑंगस्ट्रम के बराबर होते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट थे जो वॉटसन एंड क्रिक ने पेश किए थे कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स है, दोनों कॉइल होकर डबल हेलिक्स बनाते हैं, कॉइलिंग हमेशा अपोजिट होती है, पेयरिंग में ये रूल फॉलो होते हैं एट जीसी। उसके बाद दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, अगर देखें ये जो ब्लू है अगर हम इसको अलहदा कर दें, तोड़ दें, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। डबल बॉन्ड एटी के दरमियान बनता है और ट्रिपल बॉन्ड जीसी के दरमियान बनता है। और 10 पेयर्स होते हैं एक टर्न के अंदर और हर टर्न की जो लेंथ है वो 34 ऑंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए 2 तरह के सेल होते हैं बॉडी में। एक सोमैटिक सेल जो एक नॉर्मल बॉडी का सेल है, जैसे स्किन का सेल है, आंख का सेल है, हेयर का सेल है या स्टोमिक का सेल है। तो ये जो आम नॉर्मल बॉडी का सेल होते हैं उसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है एज कम्पेयर टू जर्म सेल जिसमें हैप्लॉइड के मुकाबले में जो डिप्लॉइड सेल है उसमें हमेशा डबल होती है। चूँकि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है तो डबल होगी तो अमाउंट भी डबल हो जाएगी, अगर सिंगल होगी तो अमाउंट भी क्या हो जाएगी, सिंगल होगी। जैसे आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन दिया है। सबसे पहले तो अपने पास जहन में रखनी है जो डीएनए की अमाउंट है वो पिकोग्राम में मेजर की जाती है और पिकोग्राम कितने 10-12 ग्राम के बराबर होते हैं। तो इस टेबल में आपको नज़र भी आ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन एंड कार्प एक छोटी सी मछली को कहा जाए, चिकन एक बर्ड्स है। तो कार्प के अंदर बाकी जितने भी सेल हैं जैसे आरबीसीज है, किडनी है, लिवर सेल है और आखिर में जर्म सेल्स हैं। तो कार्प सेल में सब में 3.3, 3.3, 3.3 है, लेकिन जर्म सेल में 1.6 है। तो वैसे 1.6 को डबल करें तो 3.2 बनती है, 1.6 और 3.3 ऑलमोस्ट डबल की। तो सोमैटिक सेल में हमेशा क्रोमोसोम्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनमें डीएनए की अमाउंट ज़्यादा होती है। जर्म सेल जो जैसे गैमीट्स हैं, स्पर्म है, एग है या ओवा है, ओवा एग को कहा जाता है, तो इसमें हमेशा हाफ होती है। उसके बाद आपकी बुक्स में 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन सेल में स्ट्रक्चर की हो, फंक्शन की हो, वो डीएनए में स्टोर होती है। जैसे हम बात करते हैं क्रोमोसोम ऑफ ई कोलाई, तो ईच पेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, उसमें जो पेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है यानी डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए है, उसके अंदर तकरीबन 50 लाख 5 मिलियन बेसिस होती हैं इन लीनियर ऑर्डर, बिल्कुल सही तरतीब से अरेंज होती है। जैसे ये मैंने ये तो मैंने सिंगल स्ट्रैंड ड्रा किया, ये डबल स्ट्रैंडेड होते, तो इसमें ये सीधी अंदाज के अंदर 50 लाख या 5 मिलियन बेसिस अरेंज होती हैं और इन बेसिस के अंदर इंफॉर्मेशन डिवाइडेड होती है छोटे छोटे यूनिट्स में। जैसे मैं कहता हूँ ये यूनिट 4000 नाइट्रोजीनियस बेसिस का बना हो, ये यूनिट हो सकता है 10,000 का बना हो, ये हो सकता है 1000 का बना हो, ये हो सकता है 5000 का बना हो, ये हो सकता। अब ये जो छोटा सा यूनिट है इसको जीन कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ सेवरल हंड्रेड बेसिस, चंद हज़ार के जो ग्रुप हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उन ग्रुप को हम जीन कहते हैं।
तो ईच यूनिट इज कॉल्ड एज जीन, और जीन को डिफाइन हम कैसे करेंगे, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अच्छा, जीन की एक और डेफिनेशन भी है जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ई कोलाई का जो जीनोम है, अब जीनोम क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन पाए जाते हैं वो उसका जीनोम कहलाते हैं। यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन का जो मजमुआ है वो जीनोम कहलाता है। तो अगर हम ई कोलाई की बात करें, इसमें इसके जीनोम में इतने जितने भी जीन्स आप कह सकते हैं इसके लिविंग ई कोलाई के अंदर है, उसमें 46,39,221 बेस पेयर है, और ये 4,882 प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। चलो बल्कि जीन की डेफिनेशन अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जीन है क्या, इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो हम यहीं लिख देते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो यहीं लिख देते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का वो पार्ट है दैट स्पेसिफाई, जिसकी वजह से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हम अमाइनो एसिड को सीक्वेंस के साथ जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं डीएनए का वो हिस्सा जिसमें प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन स्टोर हो, वो जीन कहलाते हैं। जैसे ये जीन है तो यहाँ कोई ना कोई क्योंकि डीएनए, जब हम बात करते हैं कि डीएनए पूरे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, तो डीएनए अपना काम करता है कैसे, डीएनए प्रोटीन बना के अपना काम करता है। तो डीएनए के उस पोर्शन को जीन कहा जाता है जिसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर हो। जैसे ये जीन हमारे पास ए है, हो सकता है इस जीन में हो सकता है बी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हो, इसमें सी की हो, इसमें डी की हो, इसमें ई की हो। तो ये डीएनए का वो छोटा सा पोर्शन जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको जीन कहा जाता है प्रोटीन्स के लिए। अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये जस्ट फंक्शनिंग ऑफ डीएनए को कंट्रोल करता है। लेकिन प्रोटीन सिर्फ जीन से बनी है, डीएनए का वो पोर्शन जिससे प्रोटीन्स बनती है वो जीन कहलाते हैं। तो यही बात लिखी हुई ई कोलाई के जीनोम के अंदर तकरीबन 46,39,221 बेसिस हैं जो तकरीबन 4,822 प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, जो इन्फ्लुएंजा काज करता है। इसका जीनोम सीक्वेंस किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या मुराद है कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने जीन्स पाए जाते हैं और वो किस किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इस चीज़ को पता लगाना, इस चीज़ का पता लगाना ये जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। जैसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन्स का अंदाज़ा हुआ और उसके जीन्स किस किस लोकेशन में क्रोमोसोम पर मौजूद हैं। तो इस सारी बात को स्टडी करना ये जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। और इसका जो जीनोम सीक्वेंस हुआ उसको पब्लिश किया गया 28 जुलाई 1995, 28 जुलाई 1995। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेबल है ये इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ जीन, जीन क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो डीएनए से रिलेटेड है। अब न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.